Assalamu alaikum students, and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561 and I am Dr. Fahad Amjad. Yesterday or in the last lecture we discussed about the coordination within the supply chain. Basically we covered the chapter 10 of the book, which is on coordination within the supply chain or coordination in the supply chain. The basic topics or the summary of the topics that we have covered in that last lecture is shown in the slide currently running on your screens. हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि जी बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती क्या है, कोऑर्डिनेशन अगर ना हो रही हो सप्लाई चेन के अंदर तो क्या मसला पैदा होता है. दैट वाज द बुलवेप इफेक्ट. फिर हमने देखा था जब बुलवेप इफेक्ट बेसिकली क्या होती है, डिस्टॉर्शन होती है. आपके कस्टमर साइड से थोड़ी सी वेरिएशन हो ऑर्डर के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेरिएशन डिस्टॉर्ट होती जाती है एज द इंफॉर्मेशन मूव्स इन दी moves backward into the supply chain. क्योंकि कस्टमर से डिमांड रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल सप्लायर्स. तो डिमांड जो कस्टमर की वेरिएशन है वो पिछली सप्लाई चेन के जो बैक पे या बैकवर्ड सप्लाई चेन में जाती है अलोंग दी डिफरेंट स्टेजेस. तो हमने देखा था कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती सप्लाई चेन के अंदर तो बुलवेप इफेक्ट होता है. हमने ये भी देखा कि जी बुलवेप इफेक्ट जब होता है तो उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं बुलवेप इफेक्ट के ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लाई चेन. फिर हमने देखा कि जी कोऑर्डिनेशन की वजह से क्योंकि बुलवेप इफेक्ट होता है और बुलवेप इफेक्ट आपकी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं कोऑर्डिनेशन के, क्यों नहीं होती कोऑर्डिनेशन. तो उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स देखे थे कि जी व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द सप्लाई चेन. हमने देखा कि जी कभी कभी जो इंसेंटिव्स होते हैं उनकी मिसअलाइनमेंट हुई हुई होती है. हमने देखा कि जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सही इंफॉर्मेशन वक्त पे प्रॉपर एक्टर तक या प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंच सकती या गलत पहुंचती है. हमने ऑपरेशनल ऑब्स्टिकल्स देखे कि जी ऑपरेशनल ऑब्स्टिकल्स आपकी सप्लाई चेन के अंदर कोऑर्डिनेशन को रोक रहे होते हैं. इसी तरीके से हमने प्राइसिंग ऑब्स्टिकल्स देखे, बिहेवियरल ऑब्स्टिकल्स देखे. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए. फिर हमने देखा कि जी मैनेजर्स के पास कौन कौन से लीवर्स होते हैं या कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकते हैं. हमने ये भी देखा कि जी कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट और वीएमआई क्या होती है. कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज, सीआरपीज एंड वीएमआई ये सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं. और इन्वेंट्री मैनेज दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि जी एक के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके रिटेलर के पास होती है और एक में आपका जो सप्लायर होता है उसके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फिर हमने कंटिन्यूअस कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट भी पढ़ा. कंटिन्यूअस प्लानिंग, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट. सीपीएफआर भी हमने पढ़ा. सीपीएफआर क्या होता है, मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई थी कि जिसके अंदर हम सीपीएफआर, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट की डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमें इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सीपीएफआर की एग्जांपल्स नज़र आती हैं, किन किन जगहों पे सीपीएफआर लगाई जा सकती है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की. और फिर हमने देखा कि जी अगर आपने प्रैक्टिस के अंदर
कोऑर्डिनेशन अचीव, इफ़ व्हेन यू वांट टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन प्रैक्टिस, उसके अंदर क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं और मैनेजर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे, ऑल्दो दिस चैप्टर 10 वाज मोस्टली थ्योरेटिकल, this was the chapter 10 of the book. It's mostly theoretical, but it discusses all the things that I have discussed so far. Different chapters के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ। अगेन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जी मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँ, तो मैं आपके ऊपर इस बात को आप पे रिलाय कर रहा हूँ कि जी आप जाके बुक को एक दफ़ा देखेंगे, बुक की एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। तो थ्योरी जो बेसिक आइडियाज़ थे वो मैंने आपको कन्वे कर दिए हैं। अब आप जाके बुक के अंदर डिफरेंट जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनकी डिटेल्स को पढ़ें। आज जो हमने काम शुरू करना है, आज हम चैप्टर 11 बुक का शुरू करेंगे, विच इज़ मैनेजिंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इन सप्लाई चेन। कि जी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता क्या है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। हमने आज देखना है कि जी हम किस तरह इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं सप्लाई चेन के अंदर, और हमने ज़्यादा फोकस करना है साइकिल इन्वेंट्री की। तो आपका जो चैप्टर 11 है दैट विल डिस्कस अबाउट साइकिल इन्वेंट्री। इसी तरीके से जो आपका चैप्टर 12 है उसके अंदर हम सेफ्टी इन्वेंट्री के बारे में देखेंगे कि जी साइकिल इन्वेंट्री क्या है, सेफ्टी इन्वेंट्री क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती हैं और वो उनका क्या डिस्टिंक्शन है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम चैप्टर 11 और 12 के अंदर देखेंगे कि जी कितनी टाइप्स की इन्वेंट्री हैं, उनके डिसीजन किस तरह ले सकते हैं, क्या फार्मूलाज हैं जिनसे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर के हैं दैट इज बैलेंस द अप्रोप्रिएट कॉस्ट टू चूज द ऑप्टिमम लॉट साइज एंड साइकिल इन्वेंट्री इन द सप्लाई चेन। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज आपके पास बेसिकली कि जी कितनी चीज़ मंगवाऊँ मैं। अगर आपने मंगवानी है अपने सप्लायर से कोई चीज़, इफ़ यू आर अ रिटेलर देन यू आर आइडर कॉन्टैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर directly or you're contacting the distributor of the product and retrieving या replenish कर रहे होंगे अपनी इन्वेंट्री को either from the distributor or from the manufacturer। अब आपके पास पहला डिसीजन ये आता है कि यार कितनी चीज़ मैंने मंगवानी है। तो कितनी चीज़ एक दफ़ा में आए वो लॉट होता है कि जी एक ट्रक लोड चाहिए, 2 ट्रक लोड चाहिए, 18 व्हीलर पूरा भिजवाना है, या एक ट्रक छोटा ट्रक मंगवाना है, एक सुजुकी में चीज़ भेजनी है। तो ये जो लॉट साइज़ है कि कितना लॉट साइज़ मंगवाऊँ, तो हम ये देखेंगे कि जी क्या ऑप्टिमम लॉट साइज़ होता है और साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है। हमने देखना होगा लॉट साइज़ का जो डिसीजन लेंगे वो हम डिफरेंट कॉस्ट्स को बेस करके या कॉस्ट को कंसिडर करके लेंगे। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन लॉट साइज एंड साइकिल इन्वेंट्री। हम ये देखेंगे कि जब आपको पास क्वांटिटी डिस्काउंट्स मिलते हैं तो उनका क्या अफेक्ट होता है लॉट साइज और साइकिल इन्वेंट्री पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझानी है। मैंने आपको पहले बताना है कि जी साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताना है कि जी कौन सी तरह की कॉस्ट होती हैं, किस तरीके से उन कॉस्ट को हम कंसिडर करके लॉट साइज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि जी क्वांटिटी डिस्काउंट्स क्या होते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट्स बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वांटिटी डिस्काउंट्स ये होते हैं कि जी लेट्स से कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपसे कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है आपका कोई कस्टमर, तो आप उसको कहोगे कि अगर तुम मुझसे 500 से चीज़ें कम लोगे तो इस रेट पे दूंगा, 500 से ज़्यादा लोगे तो इस रेट पे दूंगा। लेट्स से कि जी आप एक जीन्स ख़रीदने जा रहे हो तो आपको ये डील मिलती है कि जी $20 पर जीन्स आपको दूंगा अगर आप 500 या 500 से कम का ऑर्डर दोगे। अगर 500 से ज़्यादा का ऑर्डर दोगे तो आपको $18
प्लस हर पर जीन का मिलेगा। तो बेसिकली इस तरह के जो क्वांटिटी डिस्काउंट्स होते हैं, इसके केस के अंदर फिर हम किस तरीके से लॉट साइज को डिटरमिन करते हैं और साइकिल इन्वेंट्री को डिटरमिन करते हैं, तो ये भी मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। डिवाइस अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग स्कीम्स फॉर अ सप्लाई चेन, कि जी किस तरीके से हम डिफरेंट डिस्काउंटिंग स्कीम्स जो हैं उनको डिवाइस कर सकते हैं सप्लाई चेन के लिए। क्वांटिटी डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंटिंग स्कीम, इस तरह और डिस्काउंटिंग स्कीम्स होती हैं, हम देखेंगे किस तरीके से हम उनको डिवाइस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड प्रमोशंस ऑन लॉट साइज एंड साइकिल इन्वेंट्री। अब ट्रेड प्रमोशंस मैंने आपसे पहले ही जो हमने चैप्टर 9 पढ़ा था, जिसके अंदर सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जी अगर आपने कोई प्रमोशन करनी है तो उससे किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट पे। तो अब हम देखेंगे कि जी अगर ट्रेड प्रमोशन, अगर आपका रिटेलर कहता है कि जी मैं 20% प्रोडक्ट की चीज़ कम, 20% प्राइस कम कर रहा हूँ कस्टमर के लिए, तो फिर लॉट साइज कितना होना चाहिए, साइकिल इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, हम ये देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर इन्वेंट्री डिसीजंस हैं कि जी इन्वेंट्री किस तरीके से आपने मंगवानी है, किस तरीके से आपने अपनी कॉस्ट कम से कम करनी है। चैप्टर 9 के अंदर हमने ज़्यादा प्लानिंग की थी, एग्रीगेट प्लानिंग, प्लान किस तरह करना है, मैन्युफैक्चर किस तरह करना है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेंट्री के डिसीजंस ले रहे होंगे। एंड वी विल आल्सो आइडेंटिफाई मैनेजेरियल लीवर्स दैट रिड्यूस द लॉट साइज एंड साइकिल इन्वेंट्री इन अ सप्लाई चेन विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि जी हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, या जो मैनेजर्स हैं उनके पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो लॉट साइज भी रिड्यूस कर लें, साइकिल इन्वेंट्री भी रिड्यूस कर लें और सप्लाई चेन की कॉस्ट भी ना अफेक्ट हो। तो ये हम सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलें अब देखते हैं कि जी लॉट साइज क्या होता है और साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है। लॉट और बैच साइज इज द क्वांटिटी दैट अ स्टेज ऑफ अ सप्लाई चेन आइदर प्रोड्यूसेस और परचेसेस एट अ टाइम। तो लॉट और बैच साइज क्या है कि स्टेजेस है ना डिफरेंट सप्लाई चेन की लेट्स से कि जी हम ये स्टेज कह देते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल सप्लायर है और आगे रीटेलर है। ठीक है, तो रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कितनी चीज़ मंगवानी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से कितनी चीज़ मंगवानी है, तो वो जो लॉट है एक दफ़ा जो चीज़ पहुंचेगी दैट इज़ कॉल्ड लॉट और बैच साइज। अब नॉर्मली लॉट और बैच साइज जो डिफरेंट स्टेजेस पे होती है, इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट ईच स्टेज। इसकी क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसकी क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसकी क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसकी क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अब लेट्स कंसिडर आ मैन्युफैक्चरर की क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। इसकी कोशिश है कि जी मैं एक शिफ्ट के अंदर जितनी चीज़ें बना लूँ, मैक्सिमम एक शिफ्ट के अंदर वो चीज़ बना के अगर भेज दे तो उसको स्टोरेज कोई नहीं पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। तो मैन्युफैक्चरर की जितनी कैपेसिटी है उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसमें है कि जी वो सस्ते से सस्ते रेट पे जो चीज़ बना सकता है वो उसका एक बैच और उसका एक लॉट होता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो सारे का सारा बैच ही निकल जाए, उसको स्टोर ना करना पड़े। तो मैन्युफैक्चरर का लॉट साइज़ या बैच साइज़ अलहदा होगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि जी एक ट्रक लोड के अंदर जितना आ जाए वो उनका बैच होता है। रिटेलर्स का बैच और लॉट साइज ज़रा डिफरेंट होता है। रिटेलर की कोशिश होती है कि कम से कम इन्वेंट्री मेंटेन की जाए, तो फिर उसका बैच इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ इट्स इन्वेंट्री। तो लॉट एंड बैच साइज इज़ द क्वांटिटी दैट अ स्टेज ऑफ अ सप्लाई चेन आइदर प्रोड्यूसेस और परचेजेस एट अ टाइम। तो हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कितना मंगवाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कितना मंगवाएगा और मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल सप्लायर से कितना मंगवाएगा। तो ये जो कितना साइज है ये बेसिकली एक लॉट साइज या बैच साइज होता है। Cycle inventory is the average inventory in a supply chain due to either production or purchases in lot sizes that are larger than those demanded by the customer.
तो बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री ये है कि जी इट इज़ द एवरेज इन्वेंट्री इन द सप्लाई चेन ड्यू टू आइदर प्रोडक्शन और परचेसेस इन लॉट साइजेस दैट आर लार्जर देन दोज डिमांडेड बाय द कस्टमर। अब जो आपके पास ज़्यादा चीज़ पड़ी हुई है तो वो साइकिल इन्वेंट्री में चली जाती है कि जी क्योंकि आपका अगली वाली स्टेज आपकी लॉट्स में मंगवा रही है, तो वो जो लॉट्स की जो उन्होंने डिमांड पूरी करनी है उसके लिए एक साइकिल इन्वेंट्री रखी जाती है ताकि अगर ऑर्डर आए तो फिर हम उसको उस लॉट के हिसाब से भेज सकें। अब बेसिकली आगे हम देखते हैं कि जी साइकिल इन्वेंट्री किस तरह डिटरमिन की जाती है। Q बेसिकली रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी इन अ लॉट और अ बैच साइज। Q जो है वो क्वांटिटी एक लॉट का साइज या एक बैच का साइज रिप्रेजेंट करता है। D इज द डिमांड पर यूनिट टाइम कि जी किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है पर यूनिट टाइम कितनी है। अब ये सिंपल सी आपको एक इन्वेंट्री प्रोफाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर कुछ असम्पशंस हैं कि जी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है या जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। टाइम के साथ साथ डिमांड उसकी कांस्टेंट है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी इन्वेंट्री के अंदर एक क्वांटिटी है और वो कम होती जा रही है। और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है कि इसका मतलब है एक कांस्टेंट रेट से चीज़ कंज्यूम हो रही है। इनिशियली आपके पास इन्वेंट्री इस जगह पे आपके पास इन्वेंट्री आपने फुल की और उसके अंदर क्यू क्वांटिटी डाली। क्यू क्या शो करता है? क्वांटिटी इन वन लॉट और अ बैच। आपके पास एक ट्रक लाया या एक बैच आया, उसने आपकी इन्वेंट्री में चीज डाल दी, ठीक है। तो आपके पास एक क्यू क्वांटिटी आपकी इन्वेंट्री के अंदर है। अब उस प्रोडक्ट की क्योंकि हमने अज्यूम की है कि जी वो जो प्रोडक्ट है उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट रेट पे हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी प्रोडक्ट है वो कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी। और एक वक्त आएगा कि जी उसकी जो क्वांटिटी है आपकी इन्वेंट्री के अंदर ज़ीरो हो जाएगी। फिर आपके पास एक और लॉट आएगा और आपकी फौरन इन्वेंट्री उस लॉट साइज तक चली जाएगी। एक और ट्रक आ गया, एक और ट्रक आया, उसने एक लॉट या एक बैच आके आपकी इन्वेंट्री के अंदर डाल दिया और फिर वो क्यू लेवल तक चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी और फिर इस पॉइंट पे आके वो फिर से एक और लॉट आ गया आपके पास। और फिर इस तरह से ये बेसिकली टाइम के साथ साथ शो हो रहा है कि जी टाइम के साथ कैसे कैसे इन्वेंट्री की प्रोफाइल बनाई जाती है। तो एक ये सिंपल आपके पास इन्वेंट्री की प्रोफाइल शो हो रही है। तो साइकिल इन्वेंट्री क्या होगी फिर इसके अंदर? नॉर्मली साइकिल इन्वेंट्री हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना लॉट साइज है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो दैट इज दी साइकिल इन्वेंट्री। एवरेज फ्लो टाइम कितना होगा? एवरेज फ्लो टाइम जो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है और एवरेज फ्लो रेट। एवरेज फ्लो टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम साइकिल इन्वेंट्री इज द साइकिल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय डिमांड। ये तो फॉर्मूला आपके पास साइकिल इन्वेंट्री का है इसका, और ये जो डी है इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो एवरेज फ्लो टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम साइकिल इन्वेंट्री दैट इज साइकिल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टाइम। अब साइकिल इन्वेंट्री का क्या रोल होता है सप्लाई चेन के अंदर? अब जाहिर बात है जितनी आपके पास लोअर साइकिल इन्वेंट्री होगी तो आपके पास साइकिल इन्वेंट्री जितनी कम होगी आपके पास उतनी आपके एवरेज जो होंगे एवरेज फ्लो टाइम्स वो शॉर्ट होंगे, कम होंगे, फ्लो टाइम्स कम होंगे। लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितनी कम इन्वेंट्री आपके पास होगी, जितनी कम साइकिल इन्वेंट्री होगी उतना कम आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो पैसे की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। जितनी कम इन्वेंट्री होगी, जितनी कम साइकिल इन्वेंट्री होगी उतनी आपके पास कम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है ना कहीं। एक तो होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है कि चीज़ के अंदर जो आपका पैसा लगेगा उस इन्वेंट्री को बनाने में, वो तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक पैसा होता है कि उस जो बना लिया आपने चीज़, अब उसको स्टोर करना है या उसको होल्ड करना है। तो जितनी कम साइकिल इन्वेंट्री होगी शॉर्टर आपका शॉर्टर एवरेज फ्लो टाइम होगा कि जी इन्वेंट्री के अंदर चीज़ कम टाइम तक पड़ी रहेगी और उस पर कम पैसा आपका लगेगा वर्किंग कैपिटल, और उस पर कम आपका पैसा लगेगा इन होल्डिंग कॉस्ट।
अब साइकिल इन्वेंट्री हम क्यों होल्ड करते हैं? साइकिल इन्वेंट्री इज हेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कॉस्ट इन द सप्लाई चेन। अब बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है कि जी आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट कर सको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट करना कि जी क्योंकि आपके ऑपरेशंस जो है वो एक ख़ास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं और वो एक ख़ास हद तक उनकी प्राइस कम होती है, फिर उससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हर स्टेज कोशिश करती है कि वो अपने ऑपरेशंस को मिनिमम कॉस्ट के अंदर करे। तो वो जो मिनिमम कॉस्ट करने पे एक प्रोडक्शन की क्वांटिटी आती है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। तो हर स्टेज की अपनी एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है और साइकिल इन्वेंट्री सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि जी यू हैव टू एक्सप्लॉइट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। साइकिल इन्वेंट्री के ऊपर दो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जी आपका एक काम मोस्ट एफिशिएंटली करना चाहते हो, कम से कम करना चाहते हो, और दूसरा आपका जो लॉट साइज होता है उस लॉट साइजिंग पॉलिसी उसका भी अफेक्ट हो रहा होता है साइकिल इन्वेंट्री पे। अब बेसिकली हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम साइकिल इन्वेंट्री के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम साइकिल इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं साइकिल इन्वेंट्री को। तो साइकिल इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि जी फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, एवरेज प्राइस क्या है, होल्डिंग कॉस्ट क्या है। तो हमें पहले ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जी साइकिल इन्वेंट्री हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं साइकिल इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए। साइकिल इन्वेंट्री अगर कम होगी तो वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें हैं जो साइकिल इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो उसके लिए हमें वी हैव टू सेट अ बैकग्राउंड। द एवरेज प्राइस पेड पर यूनिट परचेस्ड इज अ की कॉस्ट इन लॉट साइजिंग डिसीजन, क्योंकि साइकिल इन्वेंट्री जितनी आपने रखनी है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी लॉट साइज कि जी कितना लॉट साइज डिसीजन है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जी क्या चीज़ें हैं जो हमारी साइकिल इन्वेंट्री के अंदर हमारी अफेक्ट कर रही हैं। तो एवरेज प्राइस पेड पर यूनिट परचेज्ड इज अ की कॉस्ट इन लॉट साइजिंग डिसीजन। इन अदर वर्ड्स इट इज द की कॉस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ साइकिल इन्वेंट्री, क्योंकि लॉट साइज इन्फ्लुएंस करता है साइकिल इन्वेंट्री पे और मटेरियल कॉस्ट आपकी इन्फ्लुएंस कर रही होती है लॉट साइज पे। तो एवरेज प्राइस पेड पर यूनिट परचेज्ड इज द की कॉस्ट इन लॉट साइजिंग डिसीजन। नॉर्मली हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो होती है वही एग्जांपल है कि जी अगर आपके पास वो मैंने आपको जो डिस्काउंट की एग्जांपल दी थी कि जी आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है कि वो आपको कहता है 500 चीज़ें ख़रीदनी है तो आपको इस रेट पे मिलेंगी। अगर 500 से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदोगे मोर देन 500 तो वो आपको दूसरे रेट पे मिलेंगी। लेट्स से कि जी अब अराउंड 18 मिलती हैं या 18 मिलेंगे, $18 पर यूनिट मिलेगी। तो मोर देन 500 दिस 500 से कम। तो मटेरियल कॉस्ट ज़ाहिरी बात है अगर इस तरह के आपके पास इंसेंटिव होंगे तो आपकी कोशिश होती है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस डिस्काउंट ले सकूं। फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर। साइज ऑफ द ऑर्डर तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट उससे अफेक्ट होता है ना। आप 500 मंगवाओगे तो आपको कॉस्ट लगेगी, आप 600 मंगवाओगे तो आपको एक और कॉस्ट लगेगी, आप 700 चीज़ें मंगवाओगे तो आपको एक और कॉस्ट लगेगी। तो ये कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़्यादा चीज़ें मंगवाओगे उतनी ज़्यादा आपके पास कॉस्ट होगी। फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है कि आप 100 चीज़ें मंगवाओ, 200 चीज़ें मंगवाओ, 300 चीज़ें मंगवाओ, इट डजंट रियली मैटर कि आप कितनी चीज़ें मंगवा रहे हो, आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो होती हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, ट्रकिंग कॉस्ट होती हैं। अब जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखते हो तो उसके अंदर आप अगर 100 चीज़ें भिजवा रहे हो ट्रक के ऊपर तो जो ट्रक का जो ड्राइवर है उसका जो बेसिकली एक वेज है दैट इज फिक्स्ड।
अब ट्रक कितना दूर जाएगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दी प्राइस, कि जी कितनी दूर तक आप उसको लेके जाओगे, तो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उस या डीजल प्राइसेस हैं उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बनेगी। मगर उसके अंदर एक फिक्स्ड कंपोनेंट तो है ना कि जी जो ड्राइवर की वेज है वो तो आपको देनी ही देनी है, और वो वेज एक मिनिमम लेवल वेज होती है कि जी अगर आप इसको काम दोगे तो इतना होगा, इतना आपने उसको देना ही देना है, उसके बाद आप जितना ज़्यादा काम लोगे तो हर घंटे के हिसाब से इतना रेट होगा। तो फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो वो कॉस्ट होती हैं जो आपको देनी ही पड़ती हैं, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रकिंग कॉस्ट के अंदर भी ये कॉस्ट आ जाती हैं, और ये डिपेंड नहीं करती आप 100 चीज़ें मंगवाओ, 2000 चीज़ें मंगवाओ, 3000 चीज़ें मंगवाओ, इट इज़ फिक्स्ड। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट इन इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड नॉर्मली 1 साल की बात की जाती है कि जी 1 साल तक आप चीज़ को अगर इन्वेंट्री में रखो तो आपको कितनी कॉस्ट लगे। अब बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट तो कर देते हैं एच के साथ, मगर नॉर्मली ज़्यादा बेहतर टेक्निक ये है कि जी आप इसको जो मटेरियल कॉस्ट है, कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो आपके 100 रुपए या $100 की है तो आपके पास $2 उसका खर्चा है साल की इन्वेंट्री के अंदर रखने का या उसकी होल्डिंग कॉस्ट। तो हम उसे परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के तौर पे दिखाते हैं कि जी 2% कॉस्ट है इसको होल्ड करने का। तो अगर $100 है तो इसका 2% कॉस्ट है, टोटल मटेरियल कॉस्ट $100 की है तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट इज अबाउट 2% ऑफ दिस, दैट इज अबाउट $2। तो हम नॉर्मली होल्डिंग कॉस्ट को वैसे भी कह सकते हैं कि जी $2, या हम इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट विच इज अबाउट 2% ऑफ द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट विच इज C। ठीक है, तो नॉर्मल बेहतर तरीका यह है कि हम होल्डिंग कॉस्ट को दी मटेरियल कॉस्ट के साथ रिलेट करते हैं कि जी इतनी मटेरियल कॉस्ट और इसकी इतनी होल्डिंग कॉस्ट है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी और उसकी होल्डिंग कॉस्ट उस पर, बाज़ चीज़ों की होल्डिंग कॉस्ट कम होती है, बाज़ चीज़ों की होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। The primary role of cycle inventory is to allow different stages to purchase product in lot sizes that minimize the sum of material cost, ordering cost and holding cost. अब लॉट साइकिल इन्वेंट्री का जो डिसीजन होता है वो इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा होता है। इसीलिए पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको इन ये 3 कॉस्ट के बारे में बताया है कि जी मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है। क्योंकि साइकिल इन्वेंट्री और लॉट साइजिंग का जो डिसीजन होता है, कितनी आपने साइकिल इन्वेंट्री रखनी है और आपका लॉट का क्या साइज होगा, ये दोनों डिसीजन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये दोनों डिसीजंस किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये दोनों डिसीजंस जो हैं आपके पास मटेरियल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको 3 पहले पढ़ाई हैं। आइडियली साइकिल इन्वेंट्री डिसीजन शुड कंसिडर कॉस्ट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। आइडियल केस यही है कि जी आपको सारी स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन को कंसिडर करना चाहिए व्हेन मेकिंग इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री। मगर ये इट इज़ एन आइडियल केस। नॉर्मली आपको प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती। हर स्टेज जो होती है वो अपने साइकिल इन्वेंट्री के डिसीजंस ले रही होती है। In practice, each stage generally makes its own cycle in supply chain decision, increases total cycle inventory and total cost in the supply chain. जब आप अपने लोकल डिसीजन ले रहे होते हो तो जाहिर बात है इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट इंक्रीज द टोटल साइकिल इन्वेंट्री इन द सप्लाई चेन एंड इन टर्न इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट इन द सप्लाई चेन। अब हम देखते हैं कि जी क्योंकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जब हम ये साइकिल इन्वेंट्री का डिसीजन ले रहे होते हैं, साइकिल इन्वेंट्री का जो डिसीजन है वो मटेरियल कॉस्ट पे, होल्डिंग कॉस्ट पे और फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है तो हम किस तरीके से हम
कौन कौन से हमारे सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर हम ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इनको किन सिचुएशन के अंदर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. अ फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड और प्रोड्यूस्ड. द सप्लायर्स ऑफर्स प्राइस डिस्काउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज पर लॉट. द सप्लायर ऑफर शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट और होल्ड्स ट्रेड प्रमोशन. अब ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट सिचुएशन है जिसके अंदर हमारा जो लॉट साइजिंग डिसीजन है वो चेंज हो जाता है. अब अगर पहली सिचुएशन है फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड और प्रोड्यूस्ड. अब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट इनकर की जाती है हर ऑर्डर पे जब आप प्लेस करते हो, तो इसके अंदर हमारे पास एक सिचुएशन आ गई. सप्लायर ऑफर प्राइस डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी परचेस्ड. अब कभी कभी आपके पास सप्लायर प्राइस डिस्काउंट देता है, तो ये एक और सिचुएशन आ गई. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारी होल्डिंग कॉस्ट और हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो हमारी basically third type of cost is material cost, holding cost and जो ordering cost है. ये तीनों चीज़ें आपकी साइकिल इन्वेंट्री के डिसीजन पे अफेक्ट कर रही होती है ना. तो ये जो सिचुएशन 2 है, अब इसके अंदर हमारे पास एक आ गया ट्रेड ऑफ के जी इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो इतने की मिलेगी, इतनी क्वांटिटी खरीदो तो इतने की. तो हमारा मटेरियल कॉस्ट का जो है वो कंपोनेंट ज़रा सा चेंज हो गया. तो एक और सिचुएशन है. पहली सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो हमने कंसिडर करना था कि मटेरियल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फिक्स्ड है, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल है वो होल्डिंग कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे कि जी हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे. सप्लायर ऑफर शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट और होल्ड्स ट्रेड प्रमोशन. अब ये भी दूसरी तरह जो सिनेरियो 2 है उसके अंदर हमें प्राइस डिस्काउंट मिल रहा था, इसके अंदर भी हमें शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. तो इसके अंदर भी हमारी लॉट रिक्वायरमेंट जरा सी चेंज हो जाएंगी. चलें अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम इन प्रैक्टिस हम अपनी साइकिल इन्वेंट्री के डिसीजंस ले सकते हैं. साइकिल इन्वेंट्री के जब हमने डिसीजन लेने होते हैं तो उसके अंदर बेसिकली तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस. मटेरियल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हम अंडर कंसिडरेशन रखते हैं. अब जाहिर बात है जब आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, होल्डिंग कॉस्ट नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जी जो उसकी मटेरियल कॉस्ट है उसकी फ्रैक्शन से. अब आपके पास होल्डिंग कॉस्ट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आ जाते हैं. आप एक चीज़ को होल्ड कर रहे हो, आपने उसके अंदर अपना कैपिटल डाला हुआ है, तो आपकी कैपिटल की वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है. आपने 1000 रुपया एक इन्वेंट्री की फॉर्म में रख लिया, आपका जो आज 1000 रुपया है वो 1 साल बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी. तो अगर आप इन्वेंट्री को 1 साल तक रखते हो तो ना सिर्फ आपकी जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसकी क्वालिटी डिटीरिएट होगी, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगी. तो हमें जब इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट हमने कंसिडर करनी होती है तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंसिडर करनी पड़ती है उसके अंदर. अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिक जो फॉर्मूला है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकाला हुआ है. ये आपको बिजनेस फाइनेंस के अंदर भी पढ़ाया हुआ होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाऊंगा. बेसिक आइडिया इसके अंदर ये है कि आपकी इक्विटी कितनी है और आपका डेब्ट कितना है. इक्विटी जो है उसका जो रेशो और डेब्ट का जो रेशो है वो इन दो जो इससे E/D+E से. तो D+E, अब किसी भी कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है वो आइदर इट विल कम फ्रॉम इक्विटी और इट विल कम फ्रॉम डेब्ट. इसी तरीके से उस कंपनी का क्या रिस्क फ्री रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली ये होता है कि जी जो मार्केट के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं कि वो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, आप अपना पैसा उनमें जाके इन्वेस्ट करो तो आपको रिस्क फ्री एक रिटर्न मिलता रहेगा. तो नॉर्मली मार्केट का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उस कंपनी की क्या बीटा वैल्यू है और बीटा वैल्यू के साथ मार्केट रिस्क प्रीमियर क्या है कि जी बीटा वैल्यू, हर कंपनी की अपनी एक बीटा वैल्यू होती है विच शोज कि ये कंपनी क्या रिस्कियर है या कम रिस्की है एज कम्पेयर्ड
टू एवरेज ऑप्शंस इन द मार्केट। तो हर कंपनी की एक बीटा वैल्यू होती है, मार्केट का एक रिस्क प्रीमियर होता है कि जी अगर आप रिस्कियर उसमें जाओगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कि जी अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, कम रिस्क ले रहे हो तो कम रिवॉर्ड होगा। तो बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर कंपनी का किस तरीके से निकाला जा सकता है, वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। इसके अंदर आप पहले रेशो बताओगे कि कंपनी के पास इक्विटी कितना और डेप्थ कितना है, डेप्थ कितना है और इक्विटी कितना है। फिर उसके बाद आरबी रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ विच कैन बोरो, रेट एट विच द फर्म कैन बोरो मनी। अब आरबी क्या शो कर रहा है कि जी कोई भी कंपनी किस रेट पे बोरो कर सकती है मनी। जाहिर बात है हर कंपनी की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, जितनी कंपनी फायदे में होगी उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि वो डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न से चीज़ को मनी को बोरो कर सके। जो कंपनी रिस्कियर होगी उसको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न पे पैसा बोरो करना पड़ेगा, और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी टैक्स रिटर्न। सो आप रेशो निकालोगे कि जी उस कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, कितनी परसेंटेज इक्विटी है। आप ये रेशियो निकालोगे कितना परसेंटेज उसके पास डेप्थ है, कितने रेट ऑफ रिटर्न से उसको बोरो करना पड़ता है, कितना उसको टैक्स देना पड़ता है, उस कंपनी की वो क्या है, रिस्क इंडेक्स क्या है, मार्केट में रिस्क इंडेक्स पे क्या रिटर्न मिल रहा है, और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के अंदर। तो इससे आप वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो। आप जाहिर बात है प्री टैक्स एंड आफ्टर टैक्स भी इसकी इजीली कन्वर्जन कर सकते हो कि जी प्री टैक्स इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टी, कितना परसेंट टैक्स है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी अगर कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करो। आप ये कर सकते हो कि उस कंपनी की तरह की जो पब्लिक कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल डाटा मौजूद है उनको भी अस्यूम कर सकते हो। ऐसी कंपनीज जो उसी तरह उस तरह के बिजनेस के अंदर है और उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर है, तो आप उनको भी इसमें यूज कर सकते हो एज एन अप्रोक्सीमेट। अगली कॉस्ट आपकी क्या है। अब हम बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री का डिसीजन लेना है। साइकिल इन्वेंट्री एंड लॉट साइजिंग के जो डिसीजंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल या साइकिल इन्वेंट्री हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, लॉट साइज हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड तीसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें कंसिडर करनी पड़ती है। तो अब होल्डिंग कॉस्ट के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंसिडर करना पड़ता है और बाकी कॉस्ट भी हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम देखते हैं कि जी होल्डिंग कॉस्ट के अंदर बाकी कौन सी कॉस्ट है। हमें ऑब्सोलेंस कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। ऑब्सोलेंस कहाँ से निकला, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है, जब चीज़ आपकी ज़रूरत या आपके काम की ना हो। ऑब्सोलेंस कॉस्ट होती है कि जी अगर आपने कोई चीज़ स्टोर की है तो कितने साल बाद या कितने महीनों बाद वो चीज़ काम की नहीं रहेगी। अगर चीज़ पेरिशेबल है, खाने की चीज़ें हैं, तो उनकी ऑब्सोलेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर चीज़ें दूसरी तरह की है, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उनकी भी ऑब्सोलेंस कॉस्ट होती हैं। किस तरीके से, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है कि जी आप अगर नया मॉडल आया फ़ोन का तो अगले 6 या 7 महीने तक इट इज़ वैल्यूएबल, उसके बाद वो इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, तो उसके हिसाब से ऑब्सोलेंस कॉस्ट निकाली जाती है नॉन पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स की। जो पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी तो वही उससे ऑब्सोलेंस कॉस्ट निकाली जाती है कि जी कितने अरसे तक ये सही रहेगी, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी। हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती हैं। बेसिकली हैंडलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो किसी भी चीज़ को आपको एक क्वांटिटी ऑफ एक फिक्स्ड क्वांटिटी को होल्ड करने के लिए या उसको उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस करने के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जी अगर आप एक ट्रक को खाली करते हो तो आपको 4 बंदों की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप एक और आधे ट्रक को खाली करोगे तो फिर आपको 4 बंदे प्लस और 4 बंदे कि जी एक खाली करना है आपने, तो उसके लिए आपको एडिशनल बंदा चाहिए। 4 लोगों से कम में वो काम नहीं हो सकता। तो बेसिकली हैंडलिंग कॉस्ट जो होती है वो ये होती है कि
कि जी आपने कोई काम करना है तो उसको हैंडल करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी एक बंदा वो चेक करेगा कि जी कितनी चीज़ें हैं, ये 2 या 3 बंदे उसको उतारेंगे चीज़ों को। तो ये हैंडलिंग कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है। जो ऑक्यूपेंसी कॉस्ट होती है वो बेसिकली हैंडलिंग कॉस्ट भी हमारी बेसिकली जो वेरी करती हैं वो इंक्रीमेंटली वेरी करती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। इंक्रीमेंटल क्या कि जी ऐसे लीनियरली काम के साथ नहीं बढ़ती बल्कि स्टेप्स में बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि जी हमें अगर काम करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होगी इतनी, तो ये स्टेप्स में बढ़ती है, ये ऐसे नहीं लीनियरली नहीं बढ़ती है। इसी तरह ऑक्यूपेंसी कॉस्ट का भी यही है कि जी नॉर्मली आपके पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जी मुझे मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी ना वेयर हाउस की कि जी एक ख़ास स्पेस है वो आपने ख़ास रेट पे ले ली। अब आपको ज़रा सी ज़्यादा चाहिए तो वो फिर क्या किया जाएगा, या तो आप नया वेयर हाउस लोगे या तो किसी और वेयर हाउस के अंदर अपनी वो एडिशनल चीज़ डालोगे या तो पूरा एक एडिशनल वेयर हाउस लोगे। तो ये ऑक्यूपेंसी कॉस्ट बेसिकली ये होती है कि जब आप कोई चीज़, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, कोई चीज़ को कहीं स्टोर करते हो, तो ये जो स्पेस आप यूटिलाइज कर रहे हो तो ये ऑक्यूपेंसी कॉस्ट के अंदर आ जाती है। मिसलेनियस कॉस्ट क्या होती हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, कोई नुकसान हो गया है, टैक्सेस और इंश्योरेंस जो आप अपने मर्चेंडाइज के लिए करते हो, तो ये सारी की सारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो इन्वेंट्री कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बेसिकली एक लफ्ज़ है मगर इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसके अंदर ऑब्सोलेंस कॉस्ट होती है, इसके अंदर हैंडलिंग कॉस्ट होती है, इसके अंदर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट होती है और इसके अंदर मिसलेनियस कॉस्ट होती हैं। ये सारी की सारी जो कॉस्ट होती हैं ये आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को, आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो इन सारी कॉस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब हमने देखना है कि जी हम साइकिल इन्वेंट्री किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लॉट साइज किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, इकोनॉमिक साइज क्या होना चाहिए लॉट साइज का, इकोनॉमिक साइज क्या होना चाहिए इन्वेंट्री का, एक बैच का क्या साइज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि जी आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या है, आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या है और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। तो अब होल्डिंग कॉस्ट के अंदर तो हमने देख ली कि जी कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। उसके अंदर हमारे पास बायर का टाइम कंसिडर करना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमने देखनी है, रिसीविंग कॉस्ट देखनी है, अदर कॉस्ट देखनी है। अब ये सारी की सारी कॉस्ट क्या होती हैं, अगर आपका बायर जो है वो इतना मसरूफ़ नहीं है और वो आपके ऑर्डर को इजीली प्रोसेस कर देता है तो उस कॉस्ट के अंदर आपको बायर कॉस्ट नहीं हम कंसिडर करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें कार्स के अंदर नज़र आता है कि जी नया मॉडल आता है तो उसके अंदर ओन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है कि जी क्योंकि आपके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ हम करेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सारी की सारी भरनी पड़ती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जी अगर आपका बायर जो आप जो जिससे चीज़ ख़रीद रहे हो या जो आपसे चीज़ ख़रीद रहा है उसका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपसे कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो बायर का जो टाइम है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और वो उसके चार्ज करता है आपसे पैसे तो देन यू विल हैव बायर टाइम। अगर वो आपको चार्ज नहीं कर रहा तो बायर टाइम हम कंसिडर नहीं करते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो कॉस्ट होती है कि जी जो साइज़ के साथ इनकर नहीं करती। आपने एक ट्रक लोड के अंदर 1000 चीज़ें डालनी है, 2000 चीज़ें डालनी है, 3000 चीज़ें डालें मगर आपको उसका रेट उतने का ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं और ये इंक्रीमेंटली बढ़ती हैं। एक ट्रक लोड है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जी एक ट्रक लोड है, एक ट्रक है, उस कंटेनर के अंदर 5000 चीज़ें आ सकती हैं। आप उसके अंदर 100 चीज़ें भेजो, 200 चीज़ें भेजो, 3000 चीज़ें भेजो, 5000 चीज़ें भेजो और उस इट डजेंट रियली मैटर। उस ट्रक ने 150
किलोमीटर ट्रैवल करना ही करना है और उसकी उनको एक फिक्स्ड कॉस्ट आप इनकर करोगे। बेशक उस ट्रक में आप 200 चीज़ें भेजो, 300 चीज़ें भेजो, 400 चीज़ें भेजो, आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो ये उसके अंदर अब ये जो कॉस्ट होती है ये भी इंक्रीमेंटली बढ़ती है। अगर एक ट्रक भेजोगे, 2 ट्रक भेजोगे, 3 ट्रक भेजोगे, 4 ट्रक भेजोगे, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ये भी इंक्रीमेंटली ऐसे स्टेप्स के अंदर इंक्रीज करती है। रिसीविंग कॉस्ट वही बात कि जी वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो ऑर्डर प्लेस करना हो, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, क्वालिटी चेक करनी हो, ये सारी की सारी रिसीविंग कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। अदर्स कॉस्ट, ये अदर्स के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी कॉस्ट आ जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन के जी किस तरीके से प्रोडक्ट का टाइप क्या है, प्रोडक्ट की क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं है, तो वो सारी की सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो अब हमने देख ली कि जी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, हमारे पास जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वो क्या है, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास वही बात है कि जी मटेरियल की क्या कॉस्ट है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक लॉट साइज निकाल सकते हैं, या ओवरऑल जो लॉट साइज कंसिडर करने की इक्वेशंस हैं वो हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अब बेसिकली लॉट साइजिंग फॉर अ सिंपल ऑर्डर सिंगल प्रोडक्ट कीपिंग इन कंसिडरेशन द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, आपके पास जो है क्वांटिटी का डिस्काउंट नहीं है। ये डिस्काउंट नहीं है कि जी अगर आप 500 लोगे तो इतने की मिलेगी, 600 लोगे तो इतने की मिलेगी, नहीं, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट। आपके पास प्रोडक्ट की एक एनुअल डिमांड है, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड पर ऑर्डर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, आप 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको ये कॉस्ट डबल पड़ेगी, 3 ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये कॉस्ट ट्रिपल पड़ेगी। तो ये सारी की फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि जितने ज़्यादा आप ऑर्डर प्लेस करोगे, इट डजेंट रियली मैटर कि उस ऑर्डर का साइज़ कितना है, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं कि जी एक साइज आपकी जो ऑर्डर के अंदर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, आपके पास जो मटेरियल कॉस्ट है दैट इज फिक्स्ड, आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एनुअल डिमांड है, वो डी से प्रेजेंट हो रही है, सी इज द कॉस्ट पर यूनिट विच कैन बी मटेरियल कॉस्ट, एच इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एज अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब एच जो है वो फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट है, नॉर्मली हम इसको HC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो ये हैं कि डिमांड इज स्टेडी एट D यूनिट्स पर यूनिट टाइम, कि जी जो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो स्टेडी है, ठीक है, और वो इतने यूनिट्स पर यूनिट टाइम, लेट्स से कि हफ्ते के अंदर 200 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज स्टडी डिमांड। और हर हफ्ते टू हफ्ते या घंटे टू घंटे या साल टू साल उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टडी है। अब आपने शॉर्टेज अलाउ नहीं करनी, आपकी पूरी कोशिश है कि जो भी डिमांड है उसको आप फुलफिल करो और आप शॉर्टेज ना अलाउ करो। रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम इज़ फिक्स्ड, रिप्लेनिशमेंट का जो लीड टाइम है वो फिक्स्ड है कि जी अगर आप कहते हो मुझे 4 घंटे के अंदर, रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम आपके सप्लायर ने कहा है कि वो 4 घंटे के अंदर आपको चीज़ पहुंचाएगा, तो वो फिक्स्ड है, वो 4 घंटे के अंदर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये सारी की सारी जब बेसिक अजम्पशंस कंसिडर की जाए कि जी जो डिमांड है वो स्टेडी है, शॉर्टेज अलाउ नहीं की जाएगी और रिप्लेनिशमेंट जो टाइम है वो फिक्स्ड है, तो अब आपने इकोनॉमिक साइज या लॉट साइज कंसिडर करना है कि जी कितना लॉट साइज होना चाहिए, कितना इन्वेंट्री साइज, साइकिल इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो आपका बेसिक इसके अंदर अजम्पशन, इसके अंदर क्या आपने कैलकुलेट करना है कि जी मैं कितनी चीज़ मंगवाऊं जिससे मेरी मटेरियल कॉस्ट कम से कम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो और होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो। तो जो आपकी एनुअल मटेरियल कॉस्ट है, लेट्स से कि जी हमारे पास साल का डाटा है, वो डी जो है वो साल की डिमांड शो कर रहा है, तो एनुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट कॉस्ट जो मटेरियल की और जो साल की डिमांड है दैट इज योर एनुअल मटेरियल कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है आपके पास जो डी है और डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू इसके अंदर क्या है, क्यू शोज
दी ऑर्डर क्वांटिटी के जी कितनी आपने भेजनी है, हर ऑर्डर के अंदर कितनी आपने भेजनी है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर के जी जितनी डिमांड है और जो उसकी क्वांटिटी कि लॉट साइज उसका कितना आपने भेजना है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस कितनी होगी कि जी जितनी उसकी डिमांड है और जितनी उसकी क्वांटिटी हर टाइम पीरियड में आप भेज रहे हो, तो ये आपको शो कर देगा। अगर आपके पास साल में 100 चीज़ों की डिमांड है और आप हर बार 25 चीज़ें मंगवाते हो, तो 4 दफ़ा आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ना, 4 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उसको मल्टीप्लाई बाय एस के हर ऑर्डर को जब आप भेजते हो तो आपको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो वो आपके पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो आपके पास साइकिल इन्वेंटरी है वो मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट को जब आप उसकी फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट में ले आओ तो इस तरीके से होती है। टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होगी? टोटल एनुअल कॉस्ट आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो होल्डिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उन सारों को एडअप करके बनाया जाएगा। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये लॉट साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से डिफरेंट कॉस्ट शो की है। होल्डिंग कॉस्ट आपके पास ये लाइन से शो हो रही है, जैसे जैसे आपका लॉट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे, जो आपका मटेरियल कॉस्ट है क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही, उसी तरीके से आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो इक्वल रहनी है कि जी जितना ज़्यादा आप लॉट साइज बढ़ाओ तो मटेरियल की कॉस्ट ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, वो एक ही स्टेबल स्टेट पे आपको कॉस्ट पड़ रही है। और आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे आपका लॉट साइज बड़ा होता जाएगा आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। लेट्स से कि जी आपके पास साल में 100 चीज़ों की डिमांड है और आप 4 दफ़ा ऑर्डर करते हो, या आप लेट्स से कि जी 25 चीज़ों का लॉट मंगवाते हो तो आप 4 दफ़ा ऑर्डर करते हो। अब मैं कहता हूँ कि 100 डिमांड है और आप 50 चीज़ों का लॉट मंगवाते हो तो आप 2 दफ़ा ऑर्डर करते हो। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जितना बड़ा आपका लॉट साइज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। मटेरियल कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मटेरियल कॉस्ट तो आप 100 चीज़ें आप मंगवाओगे आपको उतनी ही मटेरियल कॉस्ट पड़नी है जो साल की आपने मंगवानी है, तो मटेरियल कॉस्ट स्टेबल रहेगी। होल्डिंग कॉस्ट जैसे जैसे लॉट का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी होल्डिंग कॉस्ट होगी। तो ये जो टोटल फंक्शन है, ये टोटल कॉस्ट जो है वो इस तरीके से शो हो रही है। ये जब आप इन तीनों लाइनों को या तीनों कॉस्ट को एडअप करते जाओगे तो आपका एक सिंगल कर्व बनेगा जो शो हो रहा है इस इक्वेशन से, टोटल एनुअल कॉस्ट जो होती है। अब आपको पता है किसी भी लाइन का ऑप्टिमम पॉइंट, इसकी टोटल कॉस्ट जो है मैक्सिमम लॉट का साइज इस जगह पे जहां ये वैल्यू टोटल कॉस्ट की मिनिमम है, दैट इज दी ऑप्टिमम लॉट साइज। ऑप्टिमम लॉट साइज वो है इस पॉइंट पे, हम इसको लेट से कि क्यू लॉट साइज क्यू स्टार कह देते हैं, इस जगह पे जो आपकी टोटल कॉस्ट है डेट इज मिनिमम। अब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको? हम जब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या बताता है? डेरिवेटिव का जब आप स्लोप इक्वल टू 0 करोगे तो वो आपको ये पॉइंट बताएगा कि जी पहले ऐसे जा रहा था और इस पॉइंट पे उसका जो स्लोप है वो आके इक्वल टू 0 हो गया। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, लेट्स से कि जी हम dt बाई dq लेंगे इसका, तो तब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास ऑप्टिमम लॉट साइज आ जाएगा कि जी वो ऑप्टिमम लॉट साइज क्या होगा। वो ऑप्टिमम लॉट साइज इस तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है जहाँ हमारी टोटल कॉस्ट कीपिंग इन कंसिडरेशन एनुअल मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, जब हम तीनों को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमम लॉट साइज क्या है? हमारे पास ऑप्टिमम लॉट साइज ये निकलेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2ds बाय HC। तो ये तो आपके पास क्या है? फ्रैक्शन कितनी है होल्डिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या है, D क्या डिमांड क्या है उसकी, S क्या शो कर रहा है, S आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट शो कर रहा है। तो ऑप्टिमम ऑर्डर लॉट साइज अगर आपने निकालना है तो आपके पास पता होनी चाहिए कि डिमांड कितनी है, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है और आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। होल्डिंग कॉस्ट फ्रैक्शन ऑफ द
मटेरियल कॉस्ट में अगर आपके पास हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऑप्टिमम ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? जाहिर बात है आपने हर लॉट इतना मंगवाना है, अगर आपकी जो साल की डिमांड है उसको लॉट साइज से या ऑप्टिमम लॉट साइज से डिमांड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा ना। इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 100 चीज़ों की साल की डिमांड है, आप 25 का लॉट मंगवाते हो तो आपको 4 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये जो 4 है इट इज़ बेसिकली एन दिस ऑप्टिमम ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी के 4 दफ़ा आप साल में मंगवाओ। तो अगर हमारे पास एक ऑप्टिमम लॉट साइज आ जाए जो इस फॉर्मूला से हमारे पास आ गया है, ये कंसिडर क्या कर रहा है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को, डिमांड को, होल्डिंग कॉस्ट को और मटेरियल कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है। ऑप्टिमम लॉट साइज इतना होगा और ऑप्टिमम ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरीके से निकाली जा सकती है कि जी जब हम डिमांड को डिवाइडेड बाय ऑप्टिमम लॉट साइज। अब कोई इसके अंदर मसला नहीं है क्योंकि डी का अंडर रूट अगर हम करें तो डी अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय डी अंडर रूट अगर आप करो तो हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे इससे तो क्या होगा, एच और सी ऊपर आ गया और जो है 2 डी एस होल अंडर रूट। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कोई इसमें फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आना। तो डी कट जाएगा इसके अंदर, तो एच सी डी होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2s अंडर रूट। तो इसको हम एच सी डी डिवाइडेड बाय 2s होल अंडर रूट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ऑप्टिमम ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। हम सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जी किसी भी प्रोडक्ट का जो एनुअल डिमांड है दैट इज़ अबाउट 1000 हर मंथ की और 12 महीने है, तो आपको साल के अंदर 12,000 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट, अगर आप ऑर्डर करते हो एक लॉट मंगवाने के लिए, आपको अभी लॉट साइज़ का नहीं पता, मगर जब भी आप एक लॉट मंगवाओगे आपको इतने पैसे लगेंगे। यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट, बेसिकली आपकी एग्जांपल 11.1 है, इसके अंदर कंप्यूटर्स की बात की गई है। तो लेट्स से कि जी यूनिट कॉस्ट कितनी है उसकी, तो हम यूनिट कॉस्ट उसकी इज़ अबाउट 500। होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर एज अ फ्रैक्शन ऑफ यूनिट कॉस्ट, तो जो 500 है उसका 2% जो है वो अबाउट $10 उनको लगते हैं इस कंप्यूटर को इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करने के लिए 1 साल के लिए। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़ क्या होगा? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़ हमारे पास जो ये फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे, 2 इंटू जो आपके पास एनुअल डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और होल्डिंग कॉस्ट क्या है। होल्डिंग इज फ्रैक्शन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट 0.2% एंड मटेरियल कॉस्ट इज अबाउट होल्डिंग कॉस्ट इज अबाउट 20%, आई एम सॉरी। तो आपको $100 लगता है चीज़ को स्टोर करने के लिए साल के लिए। तो 2.2 इंटू 500, तो आपका जो ऑप्टिमम लॉट है, आपको वो चीज़ जो कंप्यूटर्स की जो एग्जांपल है इसके अंदर, आप हर लॉट में 980 प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो या 980 यूनिट्स मंगवा सकते हो। साइकिल इन्वेंट्री कितनी होगी आपके पास? दैट इज़ अबाउट 490। सही बात है, Q डिवाइडेड बाय 2 है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कितने प्लेस करोगे? डिमांड जितनी है और जितने का लॉट है, आप 12.24 ऑर्डर्स या 12 ऑलमोस्ट 13 ऑर्डर्स प्लेस करोगे, क्योंकि आप 12.2 ऑर्डर्स आधा एक और 12.5 ऑर्डर्स तो नहीं दे सकते ना, इसलिए 12.24। एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? जो आपकी डिमांड है, जो आपका और लॉट साइज है। अब ये देखें, ये जो सारी की सारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट किस तरीके से हम निकाल रहे थे। पहले हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इसके अंदर हम जो हमने लॉट मंगवाना है, ठीक है, तो हम उससे निकाल रहे थे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हम क्या, जो हमने लॉट मंगवाना है, ये क्यू इससे आ रहा था। तो होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हम किस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमने ऑप्टिमम लॉट साइज निकाल लिया है, तो हम बेसिकली उस क्यू को इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगी। एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, हम वो ऑप्टिमम लॉट साइज डाल लेंगे तो हमारे पास इतनी होगी। एवरेज फ्लो टाइम क्या होगा कि जितना लॉट आप साइकिल इन्वेंट्री और जितनी उसकी बेसिकली एवरेज फ्लो टाइम हमने
पहले कैलकुलेट किया हुआ था ना इधर इस फॉर्मूला के अंदर, एवरेज फ्लो टाइम। ये एवरेज फ्लो टाइम इज योर एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज फ्लो रेट, एवरेज फ्लो टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम साइकिल इन्वेंट्री। बेसिकली ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया है कि जी जो आपके पास साइकिल इन्वेंट्री है उसका एवरेज फ्लो टाइम कितना होगा। तो आप इधर से देखें कि जी हर चीज़ जो है एवरेज फ्लो टाइम जब हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो हर कंप्यूटर जो है वो 0.49 या ऑलमोस्ट 0.5 मंथ्स हमारी इन्वेंट्री के अंदर पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद वो यूज़ हो जाएगा या उसके बाद वो सेल आउट हो जाएगा। तो एवरेज फ्लो टाइम बेसिकली हमें एवरेज टाइम बताता है कि जी कितनी जो चीज़ है वो कितना टाइम हमारी इन्वेंट्री के अंदर गुजारेगी। तो आज इस लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि जी बेसिकली हमने इनिशियली समरी स्टार्ट की थी कि जी चैप्टर 10 के अंदर जो कोऑर्डिनेशन इन सप्लाई चेन वो क्या होती है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया। चैप्टर 11 के अंदर हमने बेसिकली जो चीज़ डिस्कस की है कि जी हम किस तरीके से लॉट का साइज़, साइकिल इन्वेंट्री उसका साइज़, ये चीज़ें डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर पहले आपको बताया है कि जी कौन कौन सी कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और किस किस तरीके से हम उन कॉस्ट के लिए एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी कि जी आपने जब भी कोई भी डिसीजन लेना है अबाउट लॉट साइजेस या बैच साइज़, उसके लिए आपको बहुत सारी कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। आपके पास ये देखना होगा कि जी आपकी इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाती है। आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑब्सोलेंस कॉस्ट क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट क्या है और मिसलेनियस कॉस्ट क्या है। ये सारी कंसिडर करने के बाद आप देखते हो कि जी आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर बायर टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, इन सारों को कंसिडर करने के बाद आप मटेरियल कॉस्ट तो हमारी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर कोई दूसरे वेरिएबल्स हमारे पास इतने नहीं हैं। फिर हमने देखा कि जी जो सिनेरियो है जिसके अंदर हमने लॉट साइज़, ऑप्टिमम लॉट साइज़ निकालना है, तो हम एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारी जो है डिमांड वो स्टडी है, डिमांड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही आपकी, फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर एक ही डिमांड आ रही है। हम शॉर्टेज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स की डिमांड है उसको हम पूरा करें। और हमें पता है कि जो रिप्लेनिशमेंट टाइम है वो फिक्स्ड है। हमें पता है कि जी हमें हर 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिप्लेनिशमेंट टाइम डिसाइड किया हुआ है वो फिक्स्ड है, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमने अभी चीज़ मंगवाई और हमारा रिप्लेनिशमेंट टाइम 4 घंटा है तो 4 घंटे बाद हमें चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। जब हमारे पास ये सारे के सारे जो अजम्पशंस हैं ये पूरी हो जाती हैं, फिर उसके बाद हमने एक ऑप्टिमम लॉट साइज़ निकाला है। ऑप्टिमम लॉट साइज़ हमने किस तरह से निकालना है कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है और मटेरियल कॉस्ट मिनिमाइज हो।